नमस्कार। इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी निखिल। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। और जिस तरह से असीम ने बताया कि बेहद खास कार्यक्रम है और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में हैं इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए। असीम, और दरअसल हम आपको ये बता दें कि जो ब्रिक्स और जो दूसरी जो एमर्जिंग इकोनॉमीज है, जिसे हम हिंदी में उभरती अर्थव्यवस्था कहते हैं, उनके बीच विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर विचारों के आदान प्रदान का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। और जैसा कि आप जानते हैं कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध जो रिलेशनशिप हैं वो ऐतिहासिक हैं, हिस्टोरिकल हैं और बहुत ही गहरे रहे हैं। निश्चित तौर पर गहरे रहे हैं। और गांधी जी के साथ में साउथ अफ्रीका का जो पूरा दौरा रहा है वो दर्शकों आपको याद होगा। तो अफ्रीका में स्वतंत्रता, विकास और शांति के लिए भारत के ऐतिहासिक प्रयासों के विस्तार को मोदी सरकार ने बीते 9 वर्षों में सबसे अधिक प्राथमिकता दी है, यह भी समझने की जरूरत है। पिछले कई सालों में हेड्स ऑफ स्टेट और सरकार के स्तर पर 100 से भी अधिक यात्राएं हुई हैं और मुलाकातों के जरिए अफ्रीकी देशों के साथ भारत ने आर्थिक संबंध कायम किए हैं, विकास के तमाम सहयोग कायम किए हैं और विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि हर साल 8,000 अफ्रीकी छात्रों को भारत में स्कॉलरशिप दी जाती है। 48 अफ्रीकी देशों में टेलीमेडिसिन के लिए ई नेटवर्क स्थापित किया गया है और प्राइवेट सेक्टर द्वारा $55 बिलियन से भी अधिक के निवेश से अफ्रीका में अफ्रीका की जरूरतों के आधार पर कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है। जो उसके क्षमता निर्माण है उसके कार्य में लगातार भारत इन्वॉल्व रहा है। बिल्कुल। तो लगातार, और ये सिर्फ एक पक्ष से नहीं है बल्कि दोनों पक्षों की तरफ से है। बीते सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अफ्रीका की साझेदारी के 10 सिद्धांत दिए थे और इसका विस्तार से वर्णन किया था। ये 10 सिद्धांत अफ्रीका की जरूरतों के मुताबिक विकास के लिए सहयोग, शांति और सुरक्षा के लिए सहकार और लोगों के बीच सैकड़ों साल पुराने रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक दिशा निर्देश की तरह काम करते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरह काम करते हैं। और जब हम बात करते हैं ना कि साउथ साउथ कोऑपरेशन, दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात करते हैं, उसके तहत अपने विकास अनुभवों को साझा करके भारत ने दूसरे जो विकासशील देश हैं उनमें भी तकनीकी सहयोग, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग द्वारा हर मुमकिन सहयोग भारत की एक विदेश नीति का भी अहम हिस्सा रहा है। और साथ ही साथ भागीदार देशों की जरूरतों के मुताबिक और प्राथमिकताओं के मुताबिक, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, पावर की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में स्वयं विकासशील देश होते हुए भी भारत अपने सामर्थ्य के हिसाब से आर्थिक सहायता भी इन तमाम देशों को देता रहा है। बिल्कुल। आपने जो कहा कि विकासशील देश होते हुए भी जब हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना साथ लेकर चलते हैं तो इन तमाम विषयों पर जो है सहयोग भारत ने लगातार किया है। और भारत ने अपनी विकास यात्रा पे, जिस तरह से असीम ने कहा कि साउथ साउथ कॉर्पोरेशन एक प्रमुख आधार रहा है और अपने विकास अनुभव को इन विकासशील देशों के साथ साझा करना भारत के लिए हमेशा से प्राथमिकता रही है और भविष्य में भी रहने की उम्मीद की जा रही है। तो ऐसे में जो आज का जब ब्रिक्स और साउथ अफ्रीका के जो डायलॉग है तो वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम विकसित देशों की बात करते हैं और असीम साउथ साउथ कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो ये उसकी एक अहम कड़ी होगी, एक बेहद अहम मंच साबित होगा ब्रिक्स। और चूंकि आज हम ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हैं और प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम जो है वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की गतिविधियों के हिस्से के तौर पर आयोजित किया जाएगा। और इसके अलावा प्रधानमंत्री कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसमें ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के साथ भी बैठक होगी। साथ ही मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जेसिंटो न्यूसी से भी प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठकें होंगी। इथियोपिया गणराज्य के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद के साथ भी पीएम मोदी की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी।
तो कई सारी बायलैटरल्स हैं जिसके विषय में असीम ने जानकारी दी। तो न सिर्फ ये आउटरीच प्रोग्राम है, न सिर्फ ब्रिक्स और जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके साथ में डायलॉग है, बल्कि जो तमाम बायलैटरल्स होंगे जिसको कहते हैं कि साइडलाइंस पे, वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे देश, चाहे वो लैटिन अमेरिका से हों, एशिया के हों, वो सब भी वहां पर पहुंचे हैं ब्रिक्स देशों के अलावा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम ने अंतरिक्ष खोज, डिजिटल आधारित शिक्षा, कौशल विकास, परंपरागत औषधि समेत बाघ और चीता के संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 5 सुझाव दिए। भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख और प्रतिनिधिमंडल का जोहान्सबर्ग में जमावड़ा। व्यस्तताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संजीदगी एक बार फिर सामने आई। पोडियम पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ जैसे ही वे पहुंचे, प्रधानमंत्री की नजर वहां रखे प्रतीक चिन्ह पर पड़ी। बिना पल गंवाए प्रधानमंत्री ने सम्मान सहित चिन्ह को रखा। प्रेरित होकर राष्ट्रपति रामाफोसा ने भी वैसा ही किया। ये तस्वीर बताती है कि 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि के लिए देश का सम्मान, स्वाभिमान ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के प्राथमिकताओं में भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए आपसी सहयोग को बढ़ाने की बात कही। भारत ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का पूरा समर्थन करता है और इसमें कॉन्सेंसस के साथ आगे बढ़ने का स्वागत करता है। 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशन से परिभाषित किया था। 7 साल बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स विल बी ब्रेकिंग बैरियर्स, रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज, इंस्पायरिंग इनोवेशन, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड शेपिंग द फ्यूचर। ब्रिक्स सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देशों को अहमियत दिए जाने पर प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन में भी प्राथमिकता इसी तरह के देशों की है और अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता दिए जाने का प्रस्ताव भी भारत ने रखा है। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स में एक महत्व विशेष दिया गया है। हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं। यह वर्तमान समय की मात्र अपेक्षा ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस मूल मंत्र पर हम सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव भी रखा है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स संगठन को 5 सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक, वित्तीय सुरक्षा, ब्रिक्स सैटेलाइट और फार्मा उत्पादों को मान्यता दिए जाने की वजह से सकारात्मक बदलाव ब्रिक्स देशों के लोगों के जीवन में आए हैं। इसे जारी रखने और नई दिशा देने के लिए शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट में सहयोग, स्किल मैपिंग, जैव विविधता, विशेषकर बिग कैट के संरक्षण, पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में सहयोग और स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री ने कंसोर्टियम बनाए जाने की भी बात कही। हम ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन पर पहले से काम कर रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम बनाने पर विचार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम स्पेस रिसर्च, वेदर मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल गुड के लिए काम कर सकते हैं। मेरा दूसरा सुझाव है शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में सहयोग। ब्रिक्स को एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें अपनी सोसाइटीज को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई।
चर्चा के दौरान व्यापार, रक्षा, निवेश संबंधी मुद्दों पर मुख्य रूप से बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के लिए साथ काम करने पर सहमति भी जताई। जोहानसबर्ग से अरुण शर्मा और अमृतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भविष्य की क्या कुछ चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को देखते हुए आपस में और भी गहरे संबंध बनाने की जरूरत पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। और निखिल, इससे पहले पीएम मोदी का जोहानसबर्ग के होटल में एकत्र हुए भारतीय प्रवासी के सदस्यों ने बहुत ही जोरदार तरीके से अभिवादन किया और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के नाम के नारे लगाए और उनसे ऑटोग्राफ भी लिया। तो निश्चित तौर पर जो उत्साह है भारतीयों का वो देखने लायक है और चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद ये और भी चरम पर है। दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी से मिलने के लिए लोगों में बेताबी देखी जा सकती थी। अपने प्रिय नेता से मिलने के लिए बच्चे और महिलाएं एक साथ समूहों में खड़े दिखाई दिए। पीएम मोदी ने भी सभी का अभिवादन किया। तो बच्चों में और महिलाओं में विशेष उत्साह देखा गया और चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद असीम कल का जो उत्साह था भारतीयों का, जो प्रवासी भारतीय हैं, वो देखते ही बनता था और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग बेहद आतुर दिखे, जिसको कहा जाता है, बेहद उत्सुक थे और प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर बेहद प्रसन्नचित्त रहे। बिल्कुल। तो ये कुछ बहुत ही खास तस्वीरें हमने आपको दिखाई जोहानसबर्ग से, लेकिन इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस वक्त बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हमारे साथ हैं राजीव कुमार भाटिया जी, जो कि पूर्व में भारत के राजदूत रह चुके हैं दक्षिण अफ्रीका में। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। राजीव जी, सबसे पहला यही सवाल कि आज जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, जिसमें कि ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, आपकी प्रतिक्रिया ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच को लेकर, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री बीते सालों में भी और आज भी जब वो ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं, उनका जोर ग्लोबल जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है उस पर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में, इस बैकग्राउंड में आपकी प्रतिक्रिया अफ्रीका आउटरीच पर और ब्रिक्स प्लस डायलॉग को लेकर? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी? जी जी, पहुंच रही है। कहिए सर, आप सुन पा रहे हैं आपको? तो जी। जो मेरी प्रतिक्रिया है वो मेरे शोध के ऊपर आधारित है और जो मैंने साउथ अफ्रीका और कीनिया में आपके राजदूत के रूप में सीखा और समझा है, उसके ऊपर आधारित है। मैं ये कह सकता हूं कि ये तीसरा दिन भी ब्रिक्स सम्मेलन का बहुत महत्वपूर्ण है और उसका मुख्य कारण यही है कि ब्रिक्स जो अभी तक इमर्जिंग इकोनॉमीज का क्लब रहा है जी, उसका किस तरह से विकासशील देशों के साथ जो उनकी पार्टनरशिप है वो कैसे मजबूत हो सके, इसके बारे में इस मुख्य मुद्दे पर हर दृष्टि से, हर परिप्रेक्ष्य से आज विचार विमर्श होगा। और इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि भारत किसी से पीछे नहीं है, बल्कि भारत एक अग्रणी नेता के रूप में अपनी बात को कहने में पूरी तरह से समर्थ है, इच्छुक है और तत्पर है। और ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि इस समय भारत G20 के प्रेसिडेंट के रूप में भी वहां पर उपस्थित है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी G20 के प्रेसिडेंट हैं और इसलिए जो कुछ वो वहां पर कहेंगे उसका और भी ज्यादा महत्व माना जाता है। नाउ जो खास दो बातें हैं मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये कि बराबर
हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार ने ये कहा है कि भारत और अफ्रीका के संबंध हर दृष्टि से, चाहे वो द्विपक्षीय हों या बहुपक्षीय हों, उनको आगे बढ़ाने का और सहयोग को मजबूत करने का काम बराबर चल रहा है जी। और दूसरी बात इस समय जो बहुत स्पेसिफिक कही जा सकती है वो ये है कि भारत सबसे ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है इस बात को कहने में कि अफ्रीकन यूनियन को रेगुलर परमानेंट मेंबरशिप G20 में दिला दी जाए जी। और इस बात को प्रधानमंत्री ने कल भी बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखा ब्रिक्स के नेताओं के सामने और उनसे निवेदन किया, उनसे सुझाव दिया उनको कि वो सब लोग मिलकर पूरी तरह से इस बात को पब्लिक में समर्थन करें और आज भी ये बात अपने दोनों मीटिंग से सामने आएगी। अंत में मैं ये भी कह सकता हूँ कि बराबर गलत सूचनाएं दी जा रही हैं। भारत की जो स्थिति है, जो नीति है ब्रिक्स के एक्सपेंशन के बारे में, शुरू से भारत एक्सपेंशन के पक्ष में रहा है, मगर साथ ही साथ हमने बराबर ये कहा है कि सबकी सहमति से ये एक्सपेंशन होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए ताकि ब्रिक्स की ग्रुपिंग को, संस्था को और मजबूत करने का मौका मिले। तो मैं समझता हूँ कि इन तीनों बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। जी, आपने कहा राजीव जी कि जिस तरह से G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के लिए एक तरह से लीड लिया है इंडिया ने, किस तरह से इसको देखते हैं? जो साउथ कॉपरेशन की जो हमारी प्रतिबद्धता है वो तो दर्शाती ही है, लेकिन जब हम जियोपॉलिटिकल वे में इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया ने अफ्रीका को अपने साथ लेकर चलने के लिए जो उसका अपना विजन है उसको तो दर्शाया ही है, एक लीड भी ली है इसमें। जी हाँ, और ये मैं कह सकता हूँ कि जो मेजबान है हमारे राष्ट्रपति रामाफोसा, उन्होंने जो थीम रखी थी इस बार ब्रिक्स के सम्मेलन के लिए, उसमें जो तीसरी थीम थी वो इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म की है जी। ठीक जिस तरह से ब्राजील, भारत, साउथ अफ्रीका ये चाहते हैं कि हम सिक्योरिटी काउंसिल में हिस्सा लें, सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्थायी सदस्यता हमें मिल जाए, तो उसी तरह से ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि सारे अफ्रीका को तो नहीं लिया जा सकता, मगर सारे अफ्रीका का जो सबसे बड़ा प्रतिनिधि है अफ्रीकन यूनियन, उसका चेयरमैन और अफ्रीकन यूनियन के कमीशन का चेयरमैन, इन दोनों लोगों को अफ्रीकन यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में G20 में लिया जाए। सबसे पहला काम ये हमारे प्रधानमंत्री ने किया था और इसमें मैं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिक्स की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जितने भी मुख्य प्लेयर्स हैं, US, EU, चाइना, रशिया वगैरह, इन्होंने सबने ऑलरेडी समर्थन दे दिया है। सिर्फ रहस्य की बात यह है कि कुछ शायद 4-5 देश ऐसे हैं जो कि G20 के सदस्य हैं, इनको शायद अभी तक थोड़ा बहुत रिजर्वेशन है, तो ये उन्हीं के बेनिफिट के लिए ये बात सामने रखी जा रही है ताकि डिप्लोमेटिक तरीके से, पब्लिक तरीके से ये स्पष्ट हो जाए कि पूरा का पूरा अफ्रीका और पूरा के पूरा ग्लोबल साउथ जो है वो इस प्रस्ताव के समर्थन में है। ठीक है जी, निश्चित तौर पर राजीव जी, हम आपके पास आएंगे और भी बहुत सारे सवालात हैं इनको लेकर, लेकिन उससे पहले यहाँ एक रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी देखते रहिए DD न्यूज़ को, हमारी ये खास प्रोग्राम। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। 20,000 10 ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम UPI भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है।
कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम चर्चा कर रहे हैं पीएम मोदी एट ब्रिक्स। किस तरह से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और किस तरह से जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। जब हम बात करते हैं ब्रिक्स प्लस डायलॉग की और ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच की, तो किस तरह से यह महत्वपूर्ण है, इस पर हमारी विशेष चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ ब्रिक्स से, जोहानसबर्ग से, ग्राउंड जीरो से एक संवाददाता भी जुड़ेंगे तमाम सारी अपडेट्स को लेकर के। ठीक है, लेकिन हमारे साथ चूंकि लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं, राजीव सर आपके पास मैं फिर से आना चाहूंगा और मेरा सवाल ये कि देखिए अभी प्रधानमंत्री ने खुद इस मीटिंग में कहा कि अब G20 में वक्त आ गया कि अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया जाए। एक तो भारत ने ये प्रपोजल दिया और आज ही नहीं दिया, बीते कई वर्षों से इसको लेकर लगातार फर्म रहा है भारत। एक तो ये बात। दूसरी बात कि आज ब्रिक्स प्लस और ब्रिक्स अफ्रीकन आउटरीच को लेकर भी बातचीत हो रही है। तो भारत का लगातार, चाहे वो G20 का फोरम हो या फिर ब्रिक्स का फोरम हो, अफ्रीकन यूनियन के तमाम देशों को इन तमाम ग्रुपिंग्स के साथ जोड़ने की वकालत भारत लगातार करता आ रहा है। ऐसे में आप वो क्या कुछ सिमिलैरिटीज देखते हैं कि भारत अगर ये बातें कह रहा है तो इसके पीछे वो क्या कुछ लॉजिक, वो क्या कुछ तर्क हो सकते हैं आपकी नजर में? जी हाँ, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि भारत का क्या प्रयोजन है जी या क्या मोटिवेशन है जी, तो मैं कह सकता हूँ बहुत आदर पूर्वक कि सबसे पहले ये हमारी नीति रही है कि यदि हमें कुछ हम अपने हितों की रक्षा करनी है अफ्रीका के समर्थन से जी, तो ये आवश्यक है कि हम सबसे पहले अफ्रीका की आवश्यकताओं को समझें और उसके समर्थन में सबसे आगे रहें, एक नेता के रूप में, न कि किसी प्रतिक्रियात्मक देश के रूप में जी। और इसीलिए शुरू से इस समय ये कहा जा रहा है अफ्रीका की तरफ से, जो मैं अपने डिस्कशंस के आधार पर स्पष्ट कर सकता हूँ जी, 3 चीजें अफ्रीका के लिए बहुत आवश्यक है। एक तो ये कि जो अफ्रीका का 2063 डेवलपमेंट एजेंडा है, उसके लिए उनको डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा धन की, फाइनेंस की आवश्यकता है। ओके। तो अफ्रीका चाहता है कि उसके विकास के लिए सारी दुनिया जो कुछ भी कर सकती है, इन्वेस्टमेंट के रूप में, ट्रेड के रूप में, डेवलपमेंट असिस्टेंस के रूप में करे। दूसरी बात यह है कि अब अफ्रीका इस समय रत है इस बारे में कि पूरे अफ्रीका में एक फ्री ट्रेड एरिया बना दिया जाए। इस पर ऑलरेडी समझौता हो चुका है और धीरे धीरे इस समझौते को कार्यान्वित किया जा रहा है। तो किस तरह से उनके ट्रेड को अफ्रीका के भीतर और अफ्रीका का बाकी देशों के, दुनिया के देशों के साथ व्यापार बढ़ सके, इस बारे में भारत को और दूसरे देशों को समर्थन करने की आवश्यकता है। फिर तीसरी बात यह है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है, जिसके बारे में सम्मेलन में बात होती है और हर सम्मेलन में विकसित देश ये कहते हैं कि हम जरूर सहायता करेंगे, मगर अंत में जब फिर अगला सम्मेलन होता है तो बात वही सामने आती है जी कि सारे स्रोत अभी तक पर्याप्त नहीं है। तो इस बारे में जो उनकी कहनी और करनी है, उन दोनों में, कथनी और करनी में जो फर्क है उसको दूर करना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ने पहले ही ग्लोबल साउथ की समिट की थी और ये आज विशेष रूप से जोहानसबर्ग में जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, आपने अब 3 इश्यूज दरअसल उठाए। अफ्रीका का 2063 का जो डेवलपमेंट एजेंडा है उसकी बात करें, एम्बेसडर राजीव, किस तरह से इसको देखते हैं और किस तरह से भारत का और ब्रिक्स का सहयोग, दरअसल दुनिया का सहयोग इसमें चाहिए, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं इसको? जी हाँ, ये अब एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सामरिक मुद्दा बनता चला जा रहा है। जी, पहली बात तो हम ये मान के चलें कि ग्लोबल साउथ का मतलब है कि सारी दुनिया के जो विकासशील देश हैं वो उसमें शामिल है, यानी कि लैटिन अमेरिका से, अफ्रीका से, साउथ एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, साउथ पैसिफिक से। तो इनमें से किसी को हमें पीछे नहीं छोड़ना है। जी, मगर
सब विद्वान ये मानते हैं, सब नेतागण ये मानते हैं कि ग्लोबल साउथ का जो हार्ट है, जो सेंटर है, वो अफ्रीका है। और इसलिए अफ्रीका की जो डेवलपमेंट एजेंडा जो उन्होंने खुद बनाया है, उसका हमें समर्थन करना आवश्यक है जी। उसका मुख्य मकसद यही है कि अफ्रीका में पूरी तरह से प्रजातंत्र की शक्तियों को बढ़ावा मिले, और वो तभी होगा जबकि अफ्रीका का आर्थिक विकास तेजी से आगे बढ़े, और जहां भी उनकी सुरक्षा की समस्याएं होती हैं उसके बारे में भी विश्व अफ्रीका को समर्थन प्रदान करे। बहुत बरसों तक अफ्रीका का शोषण किया जा चुका है जी। और उसके आधार पे विश्व की ये जिम्मेदारी है, ये उनका उत्तरदायित्व है कि वो आगे बढ़कर विश्व के लोग मिलकर, विश्व के देश जी। मिलकर अफ्रीका को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करें। यही विशेष रूप से भारत का फोकस इस समय है और बना रहेगा जोहान्सबर्ग में। जी, निश्चित तौर पर। और बार बार जब ये बात आती है कि भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, तो इस तरह की जो भावनाएं हैं कि जिनका शोषण हुआ है सदियों तक, उनके साथ हम खड़े हैं और पूरे विश्व के साथ में खड़े हुए हैं। एम्बेसडर राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो है एम्बेसडर राजीव ने असीम दिए हैं पूरे इस प्रकरण में, इस पूरी बातचीत में। और खास तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से अफ्रीकी देशों में संसाधनों से वो प्रचुर हैं, लेकिन उनका जो शोषण हुआ है पूरी दुनिया में, दरअसल मैं जिस जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहा था, क्योंकि सभी चाहते तो हैं कि जो अफ्रीकन यूनियन है वो G20 में शामिल हो, लेकिन इसके पहले प्रपोजल किसी की तरफ से नहीं आया था, और भारत ने जब इसको प्रपोज किया है तो शायद मना भी इसको कोई नहीं कर सकता है। एक तो ये बात, दूसरी बात जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात है, पूरे अफ्रीकन यूनियन में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, इसको और भी बढ़ाने की जरूरत है, इसको और भी मजबूत करने की जरूरत है। इसका फायदा, एक तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इस मार्केट में एक्सेस उन तमाम देशों को हो पाएगा, और भारत की जो कंपनियां हैं, यहाँ का जो ट्रेड है वो भी अफ्रीका में जितने भी, इस कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज हैं वहां तक हमारी पहुंच हो पाएगी। तो ये भी इंडिया और अफ्रीका का जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको भी बैलेंस करने का एक मौका मिल जाएगा। सिर्फ इसको इतने तक ही मत सीमित समझिए। जब हम कहते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, जो अफ्रीका के जो देश है, उनके साथ में नाइंसाफी हुई है, उनके संसाधनों के साथ में दोहन तो किया गया है, लेकिन उतने बदले में उनको नहीं मिला। फिर चाहे ये क्लाइमेट चेंज पे आ जाएंगे तो हर तरफ से उनको दबाया गया। फिलहाल दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने राजकीय रात्रि भोज का आयोजन किया, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विश्व के प्रमुख नेता शामिल हुए। विश्व के नेताओं ने चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा विश्व नेताओं ने भी भारत के चंद्रयान 3 उनकी सफलता को भूरी भूरी प्रशंसा की, उसकी सराहना की। तो पूरी दुनिया ने सराहना की, और इस अवसर पर, इस मंच पर जो वहां नेता मौजूद थे, उन्होंने भारत की सफलता की सराहना की और इस सफलता में कहीं ना कहीं शामिल होते हुए, शरीक होते हुए दिखे, प्रधानमंत्री को बधाई दी। ये तस्वीरें जो है वो उसकी गवाह है। बिल्कुल, और कल ही हमने इस ऐतिहासिक पल के हम भी साक्षी बने थे जब भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक, उसने जो लैंडर है विक्रम, उसको सफलतापूर्वक चांद का जो दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है, उस पर सफलतापूर्वक उतार दिया। और इसके साथ ही भारत न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा करने वाला पहला मुल्क बन गया है। और पूरी दुनिया से इसके लिए जो असीम जो बधाइयों का तांता आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने तस्वीरें दिखाई थी, ये तस्वीरें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दुनिया भर के देशों के प्रमुख वहां जुटे हुए हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न सिर्फ इस अंतरिक्ष क्षेत्र में सफलता के लिए मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं, बल्कि जो आम लोग हैं, आपने देखा कि किस तरह से वहां पर जो प्रवासी भारतीय हैं वो उमड़े, एक तरह से बहुत बड़ी संख्या में वो प्रधानमंत्री के होटल पर पहुंच गए, वहां मोदी मोदी के नारे लगाए, और प्रधानमंत्री भी जिसको कहते हैं कि दोनों तरफ से वो जो भावनाएं थी उसका आदान प्रदान हुआ। वो भी प्रधानमंत्री भी निकल कर आए और उन्होंने तमाम ऑटोग्राफ्स दिए लोगों को, और जो बच्चे थे, जो महिलाएं थी, उनकी प्रसन्नता का कल पारावार नहीं था, क्योंकि भारत ने इतिहास रचा था। और जिस तरह से कल से हम कहते आ रहे हैं कि चांद अब भारत की मुट्ठी में आया था, तो जाहिर तौर पर भारतीय चाहे जहां भी हो, देश के
और दुनिया के किसी भी कोने में हो, प्रसन्न होना उनका लाजमी है। और जब उनके प्रिय नेता उनके बीच में हो, जिन्होंने इस पूरी कवायद के लिए, इस पूरे जो अंतरिक्ष का मिशन है उसके लिए एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है, तो जाहिर तौर पर ऐसे बीच में अपने प्रिय नेता को सामने पाकर वो जाहिर तौर पर बेहद प्रसन्न थे। बिल्कुल। और इस सब के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, G20 और ब्रिक्स जैसे व्यापक द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मिलकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने बताया कि लैवरोव के साथ हाल के वैश्विक घटनाक्रम पर उपयोगी चर्चा हुई। लैवरोव ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए डॉक्टर जयशंकर को बधाई दी। और एक बार रुक करेंगे ग्राउंड जीरो का, जिस तरह से हम कह रहे हैं जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन कवर कर रहे हैं हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष, उनके पास रुक करते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु, किस तरह से आज का दिन महत्वपूर्ण होने जा रहा है, किस तरह से आज के दिन आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करेंगे, क्या कुछ इनिशियल जानकारी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे शुभेंदु? जी निखिल, आपकी आवाज थोड़ी सी साफ नहीं आई, लेकिन आप जो डे 3 के बारे में कह रहे हैं, पहले तो दूसरे दिन बड़ा उत्साह का माहौल था। पहले तो प्लेनरी सेशन वगैरह हुई, जो बड़ी बातें थी, बड़े डिस्कशंस हुए, लेकिन जब चंद्रयान का सक्सेसफुल लैंड हुआ चंद्रमा की सतह पर, तो जो इंडियन डायस्पोरा था, जिनकी तस्वीरें हमने आपसे साझा करी, तो बड़ा उत्साह का माहौल था। और भारत जो स्पेस साइंसेज में अपनी उन्नति की बात करता है, उस उन्नति को, उस टैलेंट को, उस टेक्नोलॉजी को बांटने की बात करता है जो विकासशील देश है उनके साथ में, उसकी काफी तारीफ हुई। तीसरे दिन समिट के इसका जो एक्सपेंसिव रूप है, इसका जो कनेक्टेड रूप है ब्रिक्स का, उसको देखा जा सकता है। अफ्रीका आउटरीच जो कि थीम, और ब्रिक्स प्लस, जिसका अर्थ यह है कि ब्रिक्स अपने 5 देशों के अलावा जो बाकी विकासशील देश हैं उनसे बातचीत करे, उनकी जो कहानियां हैं वो सुने, उनकी जो एस्पिरेशंस है उन पे ध्यान दे। तो अफ्रीका और बाकी जो विकासशील देश है उनसे एंगेज करने का आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तीसरा दिन। और हम जानते हैं कि अफ्रीका में भारत पहले से ही काफी डेवलपमेंट पार्टनरशिप करता आ रहा है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे ऐसे टेक्नोलॉजी सेंटर हैं जिसमें कि जो युवा हैं यहाँ के, उनको बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निकल स्किल्स प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि वो एम्प्लॉयबल हो। वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। तो इन्हीं सब बातों पे खासा फोकस रहेगा। और जब दिन समाप्त होगा तो जो जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन है, जो कि सार होगा इस ब्रिक्स समिट का, हमें उसके बारे में पता चलेगा। और तभी हमें यह भी मालूम चलेगा कि नए मेंबर्स जो हैं उनकी भर्ती कब होगी और वो कौन होंगे। साथ ही साथ शुभेंदु, हम जानते हैं कि ब्रिक्स के पास एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक है, उसके पैरेलल में हमारे पास एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है। क्या जब हम नए सदस्यों को इसमें ऐड करेंगे, उनको डेट देने के लिए, उनकी लैंडिंग करने के लिए हमारे पास एक बैंक है, क्या लगता है कि भारत की ये कोशिश कि इन तमाम देशों को इसमें शामिल किया जाए? एक तो उससे भारत की जो एक कमिटमेंट रहा है कि अफ्रीकन यूनियन में जितने भी देश हैं उन तक कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जाए, उनके ह्यूमन रिसोर्स को और भी इम्प्रूव किया जाए, उसको लेकर बात करती रही है, भारत करता रहा है। उसके बाद एजुकेशन की बात हो, हेल्थ को लेकर बात हो, इन तमाम सेक्टर्स में लगातार भारत का ये उसकी कोशिश रही है कि वहाँ पे हम उसको इम्प्रूव करें। ऐसे में एनडीबी का रोल अफ्रीका आउटरीच और अफ्रीका प्लस में आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। हम ब्रिक्स की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज की, विकासशील देशों की। ये प्राइमरीली एक आर्थिक कॉन्टेक्स्ट की ग्रुपिंग है, जिसमें कि जो आर्थिक जरूरतें होती हैं, आर्थिक जो सपने होते हैं इन विकासशील देशों की, उन पे बातचीत की जाती है, उन पे मिलकर काम किया जाता है। आप जो लोन की देने की बात कर रहे हैं, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो देता है बड़े ही गहन चिंतन के बाद विकासशील देशों को, देखिए डेट क्राइसिस जो है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है विकासशील देशों के सामने। जो फर्स्ट वर्ल्ड है जिसको कहते हैं, जिसको डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं,
जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस रही हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ट्रेडिशनली, उनका जो नजरिया है विकासशील देशों की तरफ, वो विकासशील देशों के कॉन्टेक्स्ट या उनके पर्सपेक्टिव से उनको नहीं देखते। उनका एक होता है कि वन साइज फिट्स ऑल, जो कानून एक यूरोप के विकसित देश के लिए होगा वही अफ्रीका के एक गरीब देश के लिए भी वही कानून होगा, जो कि ठीक नहीं है। जो कि विकासशील देश है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, जिन पे रिसोर्सेज की कमी है, उनको हैंड होल्डने की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उनको जो लोन की कंडीशंस होती हैं उसमें थोड़ी रियायत की जरूरत ज्यादा होती है। आप उनको एक विकसित देश के साथ नहीं माप सकते हैं। इन्हीं सब कारणों के साथ ब्रिक्स ने पिछले सालों में ये देखा कि आप ये इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से आप मांगते रहेंगे रिफॉर्म्स की बात, और वो आप उसका इंतजार करते रहें, या फिर हम खुद ऐसा एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, खुद ऐसा एक बैंक बनाए जो कि विकासशील देशों के पर्सपेक्टिव से उनकी चुनौतियों को समझे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, उनकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स को समझे और उस हिसाब से स्ट्रीमलाइन करके फंडिंग और फाइनेंस करे। तो इस लिहाज से न्यू डेवलपमेंट बैंक बहुत ही खास इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल मध्य में है। जो भी एस्पिरेशंस ब्रिक्स की हैं उसको सच करने में, उसको वाकई में मूलभूत तरीके से उसको जमीन पे उतारने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक और उसका जो फाइनेंसिंग मॉडल है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जी शुभेंदु, एक कहावत है, मन मन भावे मूड हिलावे, यानी कि अच्छा सबको लग रहा है लेकिन बाहर से मना करते रहे। और ये मैं विशेष संदर्भ में कर रहा हूं, अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के विशेष संदर्भ में ये बात कही जा रही है। अच्छा सबको लग रहा था लेकिन लीड भारत ने लिया और भारत ने इसको कहा है, इस जो भारत ने जो लीड ली है, अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराने की बात कही है, इसके पूरे एक जियोपॉलिटिक्स को और इसके पीछे आगे का जो सारा एक तंत्र है उसको मैं आपसे समझना चाहूंगा, किस तरह से इसको परिभाषित करेंगे आप? देखिए, बड़े अच्छे शब्दों में आपने जो ये जियोपॉलिटिक्स है उसका वर्णन किया निखिल। हमें समझना होगा कि अफ्रीका का महत्व क्या है। अफ्रीका आज के समय में देखें तो इमर्जिंग इकोनॉमीज, डेवलपिंग इकोनॉमीज, कुछ गरीब देश जो कि एड पे निर्भर हैं, कुछ विकासशील देश जैसे कि साउथ अफ्रीका जो ब्रिक्स का भी हिस्सा है वो डेवलपमेंट की अग्रणी श्रेणी में है। तो ये काफी डाइवर्स रीजन है अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है? ये एक हब है रिसोर्सेज का। आने वाले समय में हम जैसे रिसोर्सेज की बात करते हैं, प्रेशियस मेटल्स हो, गोल्ड सोने की बात करें, डायमंड की बात करें, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जो फ्यूल होता है यूरेनियम खासकर, उसका जो डिपॉजिट्स है अफ्रीका में बहुत रिच है। ये सिर्फ डिपॉजिट या रिसोर्स की बात नहीं है, यहाँ का जो डेमोग्राफी है, आने वाले समय में जो डेमोग्राफिक एडवांटेज होगा दुनिया में सबसे ज्यादा, वो इसी कॉन्टिनेंट में होने वाला है। तो सारे देश, दुनिया के सारे देश चाहते हैं कि इस जो कॉन्टिनेंट है उससे हम अच्छे रिलेशंस बना के रखें, ट्रेड रिलेशंस अच्छा बना के रखें, उनके रिसोर्सेस को हमें एक्सेस मिलता रहे। लेकिन आप क्या अफ्रीका को उसकी जो डिजर्विंग पोजीशन है ग्लोबल ऑर्डर में, आप वो देने को तैयार हैं? क्या आप उसके साथ वो पावर शेयर करेंगे? क्या आप उसके साथ इन्फ्लुएंस शेयर करेंगे? या सिर्फ आपकी नजर उनके रिसोर्सेस पे होगी कि हम उसका फायदा कैसे उठा पाए? तो यहीं पे भारत ने एक नया मॉडल एंगेजमेंट का, डेवलपमेंट का, फ्रेंडशिप का प्रस्तुत किया है। भारत के लिए अफ्रीका का जो विकास है वो अफ्रीका के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए। अफ्रीका के लोग तय करें कि उनको कैसा विकास चाहिए और भारत एक मित्र के रूप में उसमें उसका साथ देगा। तो इसीलिए जो हम ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं तो ये जो सब रिसोर्सेज है, जो मैन पावर से एंगेजमेंट है, ये भारत भी चाहता है। लेकिन किस डेवलपमेंट मॉडल के अंतर्गत चाहता है? वो चाहता है कि अफ्रीका यूनियन, अफ्रीका के लीडर समान रूप से जो विकासशील लीडर देश के लीडर्स हैं उनके साथ बैठे। जो अफ्रीका का जो डेवलपमेंट है वो अफ्रीका के लीडर्स द्वारा हो। कोई दूसरा देश, कोई विकसित देश उनको ना बताए कि अफ्रीका को आगे कैसे बढ़ना है, अफ्रीका की एस्पिरेशंस क्या है। अफ्रीका के सपने अफ्रीका के लोग खुद देखेंगे। तो उस लिहाज से G20 के मेंबरशिप में जब अफ्रीकन यूनियन की बात भारत करता है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पल है जहां पे आप सिर्फ किसी से रिसोर्सेज लेने या उसका एक एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि मिलके, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, सबको साथ लेकर, सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात होती है। तो वो महत्व है भारत की लीडरशिप का। जी, निश्चित तौर पर, यानी कि जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वो उनके सपनों को जीने के लिए हम उनका सहयोग करेंगे। लेकिन दोहन, संसाधनों का जो दोहन अभी तक होता रहा है, कम से कम हम उसके लिए वहां सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए उसको एक अड्डा ना समझें। आप ये बताना चाह रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने बात समझाई है दरअसल हमारे दर्शकों को। शुभेंदु, आप हमारे साथ बने रहें, अभी बहुत सारी चर्चा आपसे और आगे भी करनी है। फिलहाल
फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे दर्शकों। 20,000। 10। ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर, और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से जो अफ्रीका प्लस आउटरीच और अफ्रीका प्लस ब्रिक्स प्लस इन तमाम देशों को लेकर प्रधानमंत्री आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभेंदु घोष भी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। शुभेंदु, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूँगा और जो सवाल निखिल कह रहे थे मैं उसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए कि लगातार बीते 9 वर्षों में भारत की एक जो फॉरेन पॉलिसी रही है, विदेश नीति रही है, उस विदेश नीति के केंद्र बिंदु में कहीं ना कहीं अफ्रीका भी रहा है। और हमने कहा भी किस तरह से वहाँ की कैपेसिटी बिल्डिंग में भारत लगातार वहाँ पे निवेश कर रहा है, वहाँ पे लगातार अपना ध्यान दे रहा है। ऐसे में इस पॉलिसी को, जो कि अफ्रीका सेंट्रिक पॉलिसी है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, ब्रिक्स के और भी कंट्रीज हैं, अफ्रीका में और भी कंट्रीज हैं जिनका कि संबंध उन तमाम देशों के साथ है। ऐसे में वो जो एक सहजता होती है, बहुत ही सिंप्लिसिटी होती है कि आप किसी भी देश के साथ अपने आप को कैसे संबंध बनाते हैं, उन मामलों में इंडिया टुवर्ड्स अफ्रीका और अफ्रीका टुवर्ड्स इंडिया, आप वहाँ पे हैं, इस पर्सपेक्टिव को हमें आप समझाइए। जी असीम, बड़ी सहजता से जो अफ्रीका के मूल के लोग होते हैं, जो भारत के मूल के लोग होते हैं, वो आपस में बातचीत कर पाते हैं, मिल पाते हैं। एक सिविलाइजेशनल लिंक जिसको हम कहते हैं, वो इन दोनों देशों, तो नहीं, देश और कॉन्टिनेंट पूरा है यहाँ पे, उसके बीच है। साउथ अफ्रीका में हम हैं, जहाँ जो मेजबानी कर रहा है ब्रिक्स समिट की, वहां से तो महात्मा गांधी ने शुरुआत करी थी अपने सत्याग्रह और एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जिसको हम कहते हैं, उसकी। तो उस तरीके से तो ये एक शेयर्ड कल्चर है। पिछले स्पेशली जो खासकर जो पिछले 70, 80, 100 साल का जो इतिहास है, वो तो शेयर्ड इतिहास है। हम एक ही तरीके से जो कॉलोनियल रूल है उनसे लड़े, उनसे हमने आजादी प्राप्त करी। और महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, जो कि महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे, साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो उस तरीके से सिविलाइजेशनल लिंकेजेस, पीपल टू पीपल लिंकेजेस तो शुरू से थे। हाँ, ये बात है कि आजादी के बाद भारत का जो इकोनॉमिक फोकस था एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेशंस में, वो अफ्रीका में थोड़ा सा उतना ऑर्गेनाइज नहीं था। लेकिन पिछले 9-10 सालों में हमने देखा है कि आप क्रेडिट लाइन जो देश दूसरे देश को क्रेडिट देते हैं ताकि वो विकास कर पाए, क्रेडिट लाइन देखें, कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट्स में देखें, जिसमें भारत की प्रमुख भूमिका है। अभी पेंडेमिक, 3 साल के पेंडेमिक से हम सब ने उस चुनौती को जूझा है। उस दौरान जब अफ्रीका के देशों को वैक्सीन की जरूरत थी, तब भारत ने आगे आके बाकी विकासशील देशों के साथ साथ, गरीब देशों के साथ साथ अफ्रीका को भी आगे बढ़कर वैक्सीन अवेलेबल करवाया। किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं, बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन पार्टनरशिप के तौर पर। और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस हैं भारत की, जैसे कि
पेंडेमिक का ही आपको उदाहरण दूंगा, जो कोविन जैसा प्लेटफॉर्म है जो कि इतना कारगर साबित हुआ पेंडेमिक के दौरान भारत ने उसको किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं, एक ओपन सोर्स की तरह कि हमने ये डेवलप किया है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने देश में, अपने कॉन्टेक्स्ट में, ये लीजिए पूरा ये सिस्टम आपके पास अवेलेबल है। तो उस तरीके से जो भी भारत की स्ट्रेंथ्स हैं उसको भारत ने छुपा के अपने लिए नहीं रखा, हमेशा विश्व के साथ शेयर किया, खासकर अफ्रीका के साथ में। और यहाँ पे साउथ अफ्रीका में पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा एक कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर है जिसका नाम भी बड़ा खास है, उसको गांधी मंडेला स्पेशलाइजेशन स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहा जाता है। और उसमें जो यहाँ के युवा हैं, साउथ अफ्रीका के युवा हैं और बाकी भी अफ्रीकी देश के युवा यहाँ पर आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, उनको जो सबसे महत्वपूर्ण स्किल्स होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग की स्किल्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने की स्किल्स होती हैं, कंप्यूटर एरिया में, वो हर चीजें जो कि एक विकासशील देशों को जिस तरीके का वर्कफोर्स चाहिए होता है, ट्रेन वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त किया हुआ वर्कफोर्स जरूरत होता है, उन सब एरिया में भारत जो है अग्रणी श्रेणी में आके काम कर रहा है। फिर से एज अ पार्टनर, एज अ डेवलपमेंट पार्टनर, यहां से स्टूडेंट्स जाते हैं, ट्रेनर्स जाते हैं भारत में ट्रेन होके, फिर यहां पे आते हैं। तो उस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग में भारत की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट, एंगेजमेंट अफ्रीका में और खासकर साउथ अफ्रीका में है। ऐसे में निखिल, मैं आपके पास आऊं, लेकिन एक सवाल मेरा और है शुभेंदु, ये कि हम जानते हैं कि जिस तरह से ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी में जिस तरह से मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दूं, हमारे साथ में एक गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उसके बाद आप अपना सवाल पूछिएगा। डॉक्टर अंशु जोशी प्रोफेसर है, यूएस स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू। स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ अतुल अनेजा जी हैं, माफ कीजिएगा मेरे पास नाम गलत आ गया था, अतुल अनेजा जी हैं, पत्रकार हैं जो कि फॉरेन मामलों के बहुत ही करीबी से जानते हैं। अतुल सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं आपके पास आऊंगा सर, लेकिन उससे पहले मैं शुभेंदु के पास जाना चाहूंगा। शुभेंदु, मेरा सवाल यही कि जिस तरह से एक ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी में ब्रिक्स ने बीते 14 सालों में, 15 सालों में जो काम किया है और उसका फायदा आप चूंकि वहां पे मौजूद है, उस पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो बेनिफिट है, आपको क्या लगता है कि ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस देशों को, अफ्रीकन कंट्रीज में जो तमाम देश हैं, उनको इंटरनली और एक्सटर्नली क्या मिला है, और इस दिशा में भारत की जो कोशिश रही है उसको आप कैसे देखते हैं? जी असीम, जियोपॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, अगर परिवेश में अगर हम बात करें तो ब्रिक्स की भूमिका बहुत खास रही है। ब्रिक्स के इंसेप्शन से आज तक ये 15वां समिट हो रहा है और आप देखेंगे कि पूरे जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उसके ज्यादातर जो नेता हैं वो यहाँ आए हुए हैं, भले वो एफपीसी पे डायरेक्टली मेंबर ना हो, लेकिन वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो ब्रिक्स की जो बातचीत हो रही है उस पर उसका खासा फोकस है। दुनिया के ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, सबके रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिक्स ने इस समय में अपने इंसेप्शन से लेकर आज तक अपना जो प्रभुत्व है, अपना जो इन्फ्लुएंस है, जो काम जिस काम करने का वादा किया था उसको बड़े सक्सेसफुली करके दिखाया है। आपने, जैसे हम पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे थे, जो यूनिक रिक्वायरमेंट्स है इमर्जिंग इकोनॉमीज की, डेवलपिंग इकोनॉमीज की, टारगेटेड फाइनेंस जिसको कहते हैं कि जिसको जहां जितना जरूरत है, जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे जरूरत है, आप उसको वैसे प्रोवाइड करें। उन सब लिहाज से जो एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस हमारी विकसित देशों से थी, वो एस्पिरेशंस इस ब्रिक्स ने, जो कि विकासशील देशों की कॉन्ग्रीगेशन है, वो करके दिखाया है। उन्होंने करके दिखाया है कि हमको निर्भर नहीं होना है किसी एक सेक्शन पे ग्लोबल ऑर्डर की, कि वो हमको कुछ लोन देंगे या फंड देंगे तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। ब्रिक्स ने ये करके दिखाया कि हम अगर आपस में मिले, लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद अगर हम टारगेटेड फाइनेंसिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, लोगों की स्ट्रेंथ्स को साथ में लाएं, कोई रिसोर्स में रिच है तो भारत कैपेसिटी बिल्डिंग में रिच है, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक साथ एक मंच पे अगर हम लाएं तो हम बिना बाहरी मदद के विकासशील देशों की को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस लिहाज से जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस काफी बड़ा है। देखिए, ये बात तो हमें माननी होगी कि जो विकासशील देश है, जो ग्लोबल साउथ है, दुनिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहीं रहती है, तो आप इसको ज्यादा समय तक इग्नोर तो कर नहीं सकते थे। लेकिन ब्रिक्स ने ये करके दिखाया है कि उन्होंने दिखाया है कि ये विकासशील देश खुद अपने बलबूते पे अपने पूरे जो समूह है उसका वो विकास कर सकते हैं, और इस कारण से उसकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, जो उसकी डिप्लोमेटिक टर्म्स में जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंस, वो काफी बड़ा है। और इसीलिए दुनिया भर के देश, भले ही वो विकासशील हो या विकसित देश हो, बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि ब्रिक्स समिट में निकल के क्या आता है।
बिल्कुल, और बहुत-बहुत हमारे शुक्रिया साथ में शुभेंदु, एक इन तमाम शुभेंदु बातों को हमारे हमारे साथ साथ बने साझा रहेंगे करने अभी, के लिए। उनको शुक्रिया मत करिए। ठीक है, शुभेंदु बने रहेंगे हमारे साथ में। अतुल अनेजा जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका। आपसे सर, जिस तरह से ये पूरी चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं अफ्रीकन कंट्रीज को लेकर के जब बात होती है, ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच की जब हम बात करते हैं, किस तरह से आप देखते हैं जब हम क्लाइमेट क्राइसिस की बात करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल जी? बिल्कुल जी, अतुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्लाइमेट क्राइसिस की बात जब होती है और ये बात कही जाती है कि फाइनेंसिंग की जरूरत होती है इन अफ्रीकन कंट्रीज को, क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत है। हर बार वादे तो किए जाते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते। किस तरह से इसको देखते हैं कि जो ब्रिक्स के देश हैं, भारत जैसे देश हैं और जो दूसरे देश हैं, वो इन जरूरतों के लिए कहीं ना कहीं एक कंसेंसस बना सके और एक दबाव भी बना सके कि जो क्लाइमेट फाइनेंस की जो जरूरतें हैं अफ्रीकन कंट्रीज के लिए वो पूरी हो सके? निखिल जी, अनफॉर्चुनेटली मेरा ये कैमरा अभी बार बार दिक्कत दे रहा है। जी, कोई बात नहीं, हम आपको सुन पा रहे हैं जी। हाँ, तो क्लाइमेट फाइनेंस की ऐसे बात है निखिल जी कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इसलिए क्लाइमेट फंडिंग जो है इनको सबसे ज्यादा जरूरत है। और जैसे कि शुभेंदु बता रहे थे कि एक लिमिटेड फंडिंग आपको मिल सकती है बाकी मल्टीलैटरल बैंक जैसे वर्ल्ड बैंक या IMF की तरफ से है, तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक इंडिपेंडेंट बैंकिंग चैनल्स चाहिए जो आपको ऐसी फंडिंग दे सके। ब्रिक्स का ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो ये काम कर सकता है। अगर ब्रिक्स की एक्सपेंशन होती है और कुछ लोग और आते हैं जो उसमें पूंजी निवेश करते हैं, तो फिर वो जो किटी जो है हमारे पास जो अवेलेबल होगी क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग जो ग्लोबल साउथ को जो जरूरतें हैं उसको पूरे करने में और बढ़ेगी। लेकिन एक अर्जेंट नीड है, ये जरूर एक एजेंडा पे है ब्रिक्स के, लेकिन इसको एक्सपैंड करने की बहुत जरूरत है। ऐसे में अतुल सर, आप ही की बातों का बढ़ाते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी, क्या आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंजेस जो हमारे हो रहे हैं हमारे सामने में, उससे निपटने के लिए जो हाईटेक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जो फंडिंग की ज़रूरत है, क्या वो हमारे पास हैं? अगर नहीं है तो क्या हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए भी, चूँकि फिर उनके भी अलग टर्म एंड कंडीशंस होंगे ब्रिक्स नेशंस के लिए, ब्रिक्स प्लस नेशंस के लिए, ऐसे में आज की डेट में, आज की तारीख में क्या कुछ वस्तुस्थिति है? असीम जी, मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है इस वक्त ये करने के लिए, लेकिन मैं ओवरऑल ऑब्जर्वेशन अगर की जाए तो उसमें कमी जरूर होगी, क्योंकि जो स्केल की फंडिंग चाहिए वो कम है। अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उसमें हमें जाना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। अब बहुत से जो देश हैं उनके पास हाइड्रो पावर की क्षमता नहीं होगी, जो पहाड़ी जैसे नेपाल वगैरह हैं, यहाँ जो ब्रिक्स के बाहर ग्लोबल साउथ के लोग हैं, कंट्रीज हैं, वहाँ हाइड्रो पोटेंशियल है, लेकिन हमें सोलर पे जाना पड़ेगा, हमें विंड पे जाना पड़ेगा। तो ये एक तरह से एक खर्चे वाला काम है। भारत ने शुरुआत की हुई है सोलर अलायंस बना के, लेकिन मुझे लगता है कि इसको बहुत बढ़ाना पड़ेगा, इसको स्केल अप करना पड़ेगा। और जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं, जैसे सहारा है अफ्रीका की हम अगर बात करें, तो वहाँ पर सोलर का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। एक टाइम पे जब मैं कुछ साल चीन में था अपनी पुरानी असाइनमेंट में, तो वहाँ पर एक प्लान बन रहा था, एक इंटीग्रेटेड प्लान जिसमें रूस, जापान, चीन सब मिलके कि कैसे एक एशिया सुपर ग्रिड बनाया जाए, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी के तरह से सबको हार्नेस करते हुए विंड पावर मंगोलिया से, सहारा से, सोलर पावर, इनको इंटीग्रेट करके मैसिव प्रोजेक्ट शुरू किए जाए ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। ब्रिक्स इसकी एक तरह से लीड ले सकता है इस आइडिया की, लेकिन एक बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान इसका बनाना पड़ेगा। और एक तरह से एक जो प्रोजेक्ट बनेगा उसमें भूमिका भारत की अहम रहेगी, क्योंकि हमने लीड ली हुई है एटलीस्ट सोलर के ऊपर, तो हम आगे हैं बाकियों से। जी अतुल सर, मेरा सवाल इसमें कि अगर इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया भी जाए इस रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, इसमें भारत तो एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसने ISA एस्टैब्लिश किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, लेकिन इस पूरे पर्सपेक्टिव में हम चाइना के रोल को हम कैसे देखते हैं और साथ ही साथ रशियन रोल को भी हम कैसे देखते हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? असीम जी, आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत और चीन एक साथ रहे हैं, और रशिया के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, और ब्रिक्स के पार्टनर हैं। एक तरह से जो बायलैटरल इश्यूज को छोड़ के कई एरियाज ऑफ ऑपरेशन आपके हो सकते हैं। मुझे लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सब जुड़ सकते हैं, इरिस्पेक्टिव कि उनके बायलैटरल रिलेशंस कैसे हो। तो इसमें मुझे लगता है कि भारत की भूमिका, रूस की भूमिका और चाइना की भूमिका बहुत अहम रहेगी इस ब्रिक्स कंट्रीज में, तीनों की।
जी 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 निश्चित तो तौर पर वॉल्यूम और स्केलिंग अप जरूरत है, उसके लिए हमें सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ेंगे क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। जी असीम यहाँ पर शुभेंदु को जोड़ना चाहेंगे। शुभेंदु, जब क्लाइमेट क्राइसिस की बात करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में भूख, बाढ़, सूखा एक बड़ा जो विपदा के तौर पर देखा गया है और पिछले कुछ दशकों में, लेकिन सबसे खास बात है कि ये उनकी गलतियों से नहीं हुआ है। जो कार्बन एमिशंस हैं उसके जिम्मेदार जो है वो कहीं ना कहीं विकसित मुल्क हैं। तो ऐसे में जब हम बार बार इस बात की बात करते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस की जो जरूरत है वो अधिक है और कहीं ना कहीं वादे पूरे नहीं किए गए हैं, किस तरह से ब्रिक्स के जो देश हैं, किस तरह से वो एक न सिर्फ जो एक सेल्फ फाइनेंसिंग की जो बात हो रही थी जो अभी अतुल सर कर रहे थे, उसके अलावा एक कहीं ना कहीं प्रेशर भी बनाया जा सकता है कि जो इस तरह के जो देश है वो कम से कम अपने वादों पर खरे उतरें। बिल्कुल निखिल, देखिए क्लाइमेट क्राइसिस के साथ साथ हमें क्लाइमेट जस्टिस के बारे में भी बात करना होगा। इसमें मैं कहना चाहूंगा कल जो ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है लूला डिसिल्वा, उन्होंने बात करी जो क्लाइमेट डेट की बात है। क्लाइमेट डेट क्या होता है? जिन देशों ने जो विकसित देश आज हैं जिन्होंने ये क्लाइमेट क्राइसिस क्रिएट किया है, जिनकी नॉन स्टॉप अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, उसकी वजह से हम इस क्लाइमेट क्राइसिस के कगार पर हैं, उनका एक डेट है क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के प्रति और पूरी दुनिया के प्रति। उनको एक डेट, उसको वो जो फंड है कि इस क्लाइमेट क्राइसिस को जो डील करना है, वो फंड, वो सारा पैसा जो है, वो टेक्नोलॉजी जो है इन विकसित देशों से आना चाहिए क्योंकि वही इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। अफ्रीका कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है आप सोचिए, और पूरी अफ्रीका का अगर हम कार्बन कॉन्ट्रीब्यूशन देखें ग्लोबल तो सिर्फ 4% है। तो इस लिहाज से ये चीज दिखाता है कि जिन्होंने ये क्राइसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है और उनसे जो फंडिंग है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनका दायित्व है। ये कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं है, ये किसी के ऊपर आप एड या सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको उस पर्सपेक्टिव से इसको नहीं देखना है। आपने दुनिया से एक तरीके से लोन लेकर इतना विकास किया अपने देश में जिससे कि आज क्लाइमेट क्राइसिस हुई है। तो उस पर्सपेक्टिव को बड़े स्ट्रांगली, बड़ी मजबूती के साथ रखने के लिए ब्रिक्स एक बहुत मजबूत ग्रुपिंग है। जिस तरीके से ब्रिक्स में जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, ये आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही आर्थिक पावर्स है, इकोनॉमिक पावर्स है। इंडिया तो वन ऑफ द लीडिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। तो इनका जब ग्रुपिंग है, ये सब जब सारे देश एक मंच पे आते हैं और एक साथ अपनी बात कहते हैं, तो बहुत प्रेशर पड़ता है विकसित देशों पे। देखिए, ये सिर्फ ग्रोइंग इकोनॉमी इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट इन्हीं देशों में है। तो विकसित देश अगर ये सोचे कि भाई हमारा तो विकास हो गया, अब आप अपना देख लो, तो ऐसा तो होता नहीं है। आपको इन देशों के साथ जुड़ना होगा, इनकी मार्केट से ही आपको फायदा मिलके आप अपने देश में आगे के सालों में विकास कर पाएंगे। तो इंगेज तो आपको करना ही होगा, और जब आप इंगेज करेंगे तो आपको पुराने अपने किए गए कर्मों का भी थोड़ा सा भुगतान उसका जरूर देना होगा। भुगतान है वो करना ही होगा। तो इस बात को पूरी तरीके से प्रेशर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी हर वैश्विक मंच से इस बात की बात करते हैं कि जो क्लाइमेट जस्टिस है वो मिलना चाहिए, और ये जस्टिस का जो अप्रोच है वो होना चाहिए। इसको एड या सपोर्ट या चैरिटी की नजर से नहीं देखना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ब्रिक्स आगे बढ़ाता है। जी बिल्कुल, विकास के लिए आतुर है कहीं ना कहीं जो अफ्रीकन यूनियन है, ये देखा जाए। शुभेंदु, आपसे इस चर्चा को जारी रखेंगे। ये जानना चाहेंगे कि जब हम विकास के अफ्रीका के 2063 के डेवलपमेंट एजेंडा की बात करते हैं, ब्रिक्स किस तरह से और भारत समेत जो दूसरे देश हैं वो किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्या एस्पिरेशंस हैं अफ्रीका की और किस तरह से उसको फुलफिल किया जा सकता है? देखिए निखिल, सबसे बड़ी बात जो अफ्रीका का डिक्लेरेशन है, जो उसका विकास का मॉडल उसने अपने लिए बनाया है, जिसको कि ब्रिक्स के सारे देश, भारत बढ़ चढ़ के उसको सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अफ्रीका का डेवलपमेंट अफ्रीकन लेड डेवलपमेंट होना चाहिए। अफ्रीका के लोगों द्वारा उस डेवलपमेंट को किया जाना चाहिए। हम कॉलोनियल हिस्ट्री भारत की, अफ्रीका की एक साझा एक तरह से एक हिस्ट्री है। हम सभी देशों ने एक साथ सहा है किस तरीके से जब कॉलोनियल पावर कोई आती है वो हमको बताते हैं कि हमको सोचना कैसे है, हमको क्या खाना है, क्या पढ़ना है, हमें क्या व्यापार करना है, हमें किस तरीके से विकास करना है। तो उस माइंडसेट से निकलना बहुत जरूरी है। आज के समय भी देखें जो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज हैं अफ्रीका की, काफी देश ऐसे हैं जहां पे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो कोलैप्स कर रही हैं। क्यों कोलैप्स कर रही हैं? सिर्फ ऐसा नहीं कि वो जो लोग हैं वो आपस में एक डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक सोसाइटी की तरह नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो इन्फ्लुएंस है, जो इंटरफियरेंस है ग्लोबल पावर्स का, ये एक तरीके से प्लेग्राउंड, निजेर का उदाहरण लीजिए, जहां पे अभी कू हुआ है, जो पहले जो सरकार थी वो वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज बैक्ड सरकार थी, जो वहां के प्रेसिडेंट थे। जब कू हुआ, जो मिलिट्री लीडर अब जो वहां के हेड बन गए हैं, अब वो कहते हैं कि हमें तो जो रशिया का पर्सपेक्टिव है या वो तो जो बड़े पावर्स है उनका पर्सपेक्टिव है, हमको तो उनके साथ जाना है। तो हम देखते हैं कि एक ग्लोबल पावर्स का जो एक प्लेग्राउंड होता है उस तरीके से बन जाता है अफ्रीका। तो उसमें से अफ्रीका का विकास, जो अफ्रीका के लोग हैं उनका विकास, उनके सपने, वो किस तरीके से अपने देश का विकास करना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि उनके देश में कू हो और मिलिट्री रूल हो और सिर्फ वायलेंस हो और ऐसे जो आतंकी संगठन हो